दीपेंद्र हुड्डा शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। और सवालों के कटघरे में आज शपथ लेने आ रहे मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चिराग और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी। हरियाणा में कांग्रेस के एकमात्र एमपी, जी हां, रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बहुत बहुत स्वागत है दीपेंद्र जी, आ जाइए। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम शपथ में आप सभी का स्वागत है। शपथ के कटघरे में आज मौजूद हैं रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा आज शपथ लेंगे। वो जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इकलौते बेटे दीपेंद्र हुड्डा की गिनती देश के युवा सांसदों में होती है। दीपेंद्र कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की टीम के सक्रिय सदस्य हैं। दीपेंद्र हुड्डा को बेशक राजनीति विरासत में मिली हो, लेकिन अपने 9 साल के संसदीय करियर में दीपेंद्र ने कभी भी ना तो अपने क्षेत्र की जनता को कोई शिकायत का मौका दिया है और ना ही विरोधियों को उलाहने का। 2014 के चुनाव में मोदी की लहर भी दीपेंद्र को नहीं डिगा पाई। दीपेंद्र ने 1,70,000 वोटों से जीत दर्ज की। 2009 में दीपेंद्र की जीत का मार्जिन 4,45,000 हुआ करता था। दीपेंद्र 2005 में पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। रोहतक यूनिवर्सिटी से बीटेक और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले दीपेंद्र आजकल सियासी मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं। दीपेंद्र इतनी कम उम्र में यूपीए 1 और 2 के शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कमेटियों के सदस्य भी रह चुके हैं। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली की छात्र राजनीति में भी दीपेंद्र की अच्छी पकड़ है। दीपेंद्र क्रिकेट, टेनिस और हरियाणा स्टाइल कुश्ती का भी शौक फरमाते हैं। तो शुरू की जाती है कांग्रेस के इस युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ शपथ की कार्यवाही। मैं दीपेंद्र हुड्डा शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और सच छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बैठ जाएं। जी जी जी, बैठ जाइए। ये दीपेंद्र, आप मोदी की जो लहर थी या जो कहते हैं सुनामी, उसमें एक सीट आप अपनी बचा ले गए। बाकी सब जगह चारों खाने चित हो गए, कुछ की तो जमानत भी जब्त हो गई। ये सिर्फ आपकी ही सीट क्यों बच पाई? मैं तो इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरी तरीके से भी देखता हूं। मैं समझता हूं कि वो तो मेरी थोड़ी सी सेहत ठीक नहीं रही 4-5 महीने। नहीं तो जो आप एक का प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ये पूछते कि आपने अपनी तो बचाई ही, मगर आप ये 2-3 और कैसे निकाल ले गए। तो मुझे तो उम्मीद थी कि कुछ और सीटों पे भी मैं जिस प्रकार से मैंने प्रयास किए थे, मेहनत की हुई थी, कि उस मेहनत को सही अपने निष्कर्ष पे पहुंचाने का समय चुनावी होता है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति रही कि कुछ महीने एक स्वास्थ्य का इस तरह का झटका मेरे को मिला कि मुझे चुनावी और राजनीतिक महफिल से दूर रहना पड़ा। आप देखिए, जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, मैं अक्सर ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे महाभारत देखते हैं, पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, शिखंडी भी हैं, शकुनी भी हैं, वो सब के सब लोग हैं। तो आपकी पार्टी में आपसे मोहब्बत करने वाले, जो आपसे बहुत बेइंतहा इश्क करते हैं, वो ये कहते हैं कि दीपेंद्र की एक सीट सिर्फ इसलिए बची
कि हरियाणा का मतलब रोहतक और रोहतक का मतलब हरियाणा। हरियाणा में डेवलपमेंट हुआ। और दूसरा कहते हैं कि दीपेंद्र बहुत होशियार हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ी है और अच्छा मैनेज करते हैं। बीमार भी ऐसे वक्त में पड़े कि एक इमोशनल फैक्टर लोगों के बीच में, एक इमोशनल वो कहें कि सहानुभूति की लहर चली जाए, और यही वजह है कि आप जीत गए। मैं समझता हूं ये वो लोग कहते हैं जिनको और कोई कमी जो नहीं निकाल पाते। मतलब ये चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए कह रहे हैं ना, शैलजा चौधरी बीरेंद्र सिंह, इन लोगों के लिए कह रहे हैं ना आप? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जी नहीं, मतलब आप मत लीजिए, मैं तो ले सकता हूं ना, मतलब आप स्वतंत्र हैं, पत्रकार हैं। पूरे हरियाणा के अंदर काम हुआ है, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी फैसला सरकार का अगर आप उठा के देखें तो पूरे हरियाणा के लिए हुआ है। कोई किसानों का बिजली का बिल माफ करने का फैसला है, पूरे हरियाणा में लागू हुआ। बड़े बुजुर्गों की पेंशन आज देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, किसी एक इलाके में नहीं है। खिलाड़ियों का मान सम्मान आज पूरे देश में सबसे पहले पद लाओ पदक पाओ की जो नीति बनी वो पूरे हरियाणा के लिए, आज हरियाणा के खिलाड़ी आज देश में अपना नाम कमा रहे हैं। विकास के मामले में सबसे आगे वाले राज्यों में से एक हरियाणा की भी गिनती आज होती है। हाँ, जहाँ तक मेरा कर्तव्य था एक सांसद के रूप में, मैंने भी पूरे प्रदेश की भी बात रखी है, मगर सांसद के रूप में मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र की भी बात रखी। उस बात का मुझे अधिकार है और मैंने यही प्रयास किया है कि जो हो सके, जैसे जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, जो ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसको रोहतक की लोग जो आलोचना करते हैं, वो सड़कों को देखते हैं, नेशनल हाईवेज की, रेल को देखते हैं, ये राष्ट्रीय केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं। जो काम हरियाणा सरकार ने किया है वो पूरे प्रदेश में किया, आज पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। दूसरा मैं प्रश्न आपका, जो आपने दूसरा प्रश्न किया था कि आप इस वजह से इमोशनल, तो मैं, जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, सभी चुनाव लड़ रहे थे, कहीं से कोई जीता, कहीं से कोई जीता, तो कोई भिवानी से जीता तो कोई हिसार से जीता। अब हिसार से हमारे मित्र दुष्यंत जीते। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो भी लेट के देख लेते चुनाव लड़के, अगर उनको इतना जो है फिर किसी को ऐसा, अच्छा तो मैं समझता हूं। आपके एक ताऊ हैं, नाम बताऊं? चौधरी बीरेंद्र सिंह ताऊ जी हैं आपके? बिल्कुल, मेरे ताऊ जी हैं। एक बुआ जी भी है, कुमारी शैलजा, वो बुआ जी भी हैं, है ना? बिल्कुल हैं। इसी कटघरे में आपके ताऊ जी मौजूद थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब कह रहे थे कि जो कांग्रेस की हरियाणा में हार हुई है वो आपके पिताश्री यानी उनके भ्राता की वजह से हुई है। वो कह रहे हैं कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री के बेटे तो जीत गए, बाकी कांग्रेस के सारे बेटे हार गए, और उसकी वजह वो ये गिनवाते हैं, कहते हैं कि ये सब जो भेदभाव की नीति है, जो डेवलपमेंट में जो एक ट्रांसपेरेंसी कह लीजिए, एक भेदभाव जो था, ये आपके ताऊ जी कहते हैं। ये मतलब कोई पाकिस्तान अमेरिका से कोई नहीं कह रहा है, श्रीलंका से, एक तो कांग्रेसी, ऊपर से आपके ताऊ जी। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर वो अपने घर में बुरा है तो बाहर अच्छा नहीं हो सकता, और अगर वो अपने घर में भी अच्छा है तो बाहर अच्छा हो सकता है। और ये मैं समझता हूं, मैं थोड़ा कम समझता हूं, मुझे थोड़ा समझा कर बताइए, कौन अपने घर में बुरा है, कौन अपने घर में अच्छा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं थोड़ा कमजोर हूं समझने में, तो वो बेहतर है आप जरा समझा दें। मैं जो मेरे को जितना कहना था, आप मेरे शरीर पे मत जाइए, मैं थोड़ा सा कम समझता हूं। नहीं, आपकी बात सही है। आप ये घर में कौन बुरा है घर में? आपका प्रश्न, देखिए, आपका प्रश्न करना बिल्कुल ठीक है, आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं अब तक तो एक भतीजे से पूछ रहा था, एक कांग्रेसी से सवाल करता हूं, और आप तो भाई दबंग कांग्रेसी हैं, एकमात्र झंडा बुलंद किया आपने हरियाणा में। क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं वो सही है? क्या कांग्रेस की हार मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप की वजह से हुई है? मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप की वजह से कांग्रेस या कोई भी दल पिछले 40 वर्षों के इतिहास में हरियाणा में दोबारा हटके वापस कोई दल की सरकार नहीं बनी। पहली बार अगर इतिहास बना तो मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में ही इतिहास कांग्रेस पार्टी का बना और दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और
मैं समझता हूं कि अपनी हमारी पार्टी में लोगों के विचार हो सकते हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, मगर उनकी इच्छा है, अगर उनको लगता है कि उनको व्यक्त करना चाहिए, उनकी इच्छा है। आप लोगों की भी इच्छा है, आप लोगों को भी कुछ मसाला मिलता रहता है, आप उन विचारों को हेडलाइंस ढूंढते रहते हैं, आप भी कुछ हेडलाइन दे दीजिए। मैं हेडलाइंस देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं बॉटम लाइन पे काम करने वाला व्यक्ति हूं। गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। कांग्रेस की इन फाइटिंग आपको लगता नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके लिए घातक साबित होगा? ये हम देख चुके हैं पंजाब में, पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस की हार इन फाइटिंग्स की वजह से हुई। देखिए, आज कांग्रेस में कोई इन फाइटिंग नहीं है। ये जो कुछ लोगों के आप जो नाम, जहां तक ग्राउंड की बात है, जहां तक जमीन स्तर की बात है, कांग्रेस पूरी एक है जमीन स्तर में, जमीनी स्तर पे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। ग्राउंड स्तर में मेहनत अब कांग्रेस कर रही है। और जहां तक सुर्खियों में आने के लिए अगर कुछ व्यक्ति हमारी पार्टी के आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो मैं उनकी बातों पे मैंने कभी ना तो कभी कुछ कहा है, ना मैं आज आपके कहने से कुछ उनके प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। वो अपनी जो राजनीतिक राह उनको ठीक लगता है, उस पर वो चल रहे हैं। उनको लगता है कि इस प्रकार की सुर्खियां बनाने से उनका अगर यदि कोई फायदा हो रहा है, उनको कुछ लाभ हो रहा है, तो वो करें, उनकी शुभकामनाएं हैं। हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह बहुत वोकल हैं, आपको पता है, और ये सवाल आपसे इसलिए भी है कि आप कांग्रेस के इकलौते एमपी हैं और कांग्रेस की जवाबदेही भी है। आपके पिताजी मुख्यमंत्री हैं और आप उनको असिस्ट भी करते हैं, हर तरीके से असिस्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके लीडरशिप में चुनाव हुआ तो मैं इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। 30 सीटें वो मांगते हैं। पानीपत के एमएलए साहब हैं, वो भी अपने लिए 35 सीटें मांगते हैं। मैं जोड़ रहा था जब ये सीटें कितनी हैं, तो कुल मिला के 938 सीटें बनती है जो मांगने वाले हैं, और मेरी जहां तक जानकारी है 90 सीटें हैं। कैसे चलेगा कांग्रेस? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि किसी की भी सिफारिश पे अगर कोई जीतने वाला कैंडिडेट है, तो हमारी पार्टी को, आपने सांसद के रूप में मेरे से पूछा है सवाल जी, तो किसी की भी सिफारिश पे अगर विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाला कैंडिडेट है, उसको टिकट देनी चाहिए। 30 सीटें की वो 90 सीटों पे अपने अगर जीतने वाले कैंडिडेटों की सिफारिश करे, तो उनके कहने से 90 सीटें कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए। तो किसी को अपने आप को छोटा लीडर नहीं मानना चाहिए। जो आज इनकी आपने बात करी, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और राज्यसभा के हमारे सांसद भी हैं। तो वो, मैं समझता हूं 30 तक सिफारिश ना करें। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने तक ना करे तो कितना करें? मतलब 15, जितने मैं कह रहा हूं 90 के 90 पे अगर जीतने वाले प्रत्याशियों की वो सिफारिश करें, तो मैं कांग्रेस से सिफारिश करूंगा कि वो उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारें। हाँ, मगर मैं इतना जरूर मानता हूं कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि भाई आपस में वैचारिक मतभेद हैं, हमारी पार्टी में है, सही बात है। कांग्रेस कंप्लीट पैकेज है सर, पूरा महाभारत है। हाँ, तो कौरव, पांडव, शिखंडी, भीष्म पितामह, शकुनी, सब के सब हैं। देखिए, ये चलिए, आप पत्रकार हैं, आप अपना विश्लेषण करते रहिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ विश्लेषण के लिए देना भी हमारा फर्ज है, तो हम देते रहिए। वो कह रहा हूं जो आप लोग बंद दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर बात करते हैं, मैं ओपन में बोल रहा हूं। नहीं, देखिए, सही बात है। क्या कांग्रेस को इस पे सोचना नहीं चाहिए? कांग्रेस, आप, मुझे याद है कि रॉ इंद्रजीत सिंह बीजेपी में चले गए, तब कांग्रेस पार्टी को याद आया, अरे वो हमारे एमपी थे वहां से, गुड़गांव से, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। उनके बीजेपी में ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद कांग्रेस को याद आया कि उनको पार्टी से निकालना चाहिए। देखिए, जहां का उदाहरण देख के लोग कहें कि भाई गुड़गांव जैसा विकास होगा, वहां के उस समय के सांसद ये कहें कि गुड़गांव में विकास हो नहीं रहा, उनका कहने का मकसद कुछ और था। देखिए, क्या था? स्पष्ट था। एक तो सच बोलने की शपथ ली है और सच नहीं छुपाने, मतलब सच छुपाएंगे नहीं, उनका ये मकसद, भी शपथ ली है। उनका मकसद एक ही था। क्या? कि वो अपने जो उनकी निजी बेटी के लिए टिकट चाहिए। शशि जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। उनके अपने जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, जो इच्छाएं रही होंगी, उनको लग रहा होगा कि शायद कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि घर का चौधरी तो एक ही होता है और नेता भी एक ही होता है, और कांग्रेस पार्टी ने भी, जैसे अभी आपने देखा, डिक्लेयर किया
कि भाई हम मुख्यमंत्री जी हरियाणा में हैं, उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उस बात पे तो कोई बात हो नहीं सकती, मतभेद हो नहीं सकता। हाँ, बाकी मन में कुछ इच्छाएं हों बड़ी बड़ी, सवाल और मेरा मन में कुछ इच्छाएं हों बड़ी बड़ी, उसके बाद आप किसी और मुद्दे में बात करके, किसी और मुद्दे को रख के अगर आप करें तो वो उनके प्रति भी मेरा कोई, मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन्होंने भी राह अपनी चुनी है। सवाल मेरा आप थोड़ा सा ट्रैक से बाहर चले गए थे। सवाल मेरा ये था सर कि कांग्रेस के खिलाफ मुखर तौर पे बोलने वालों की कमी नहीं है। कांग्रेस या तो स्टैंड नहीं लेती है या उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस का वो वक्त आ गया है जब एक स्टैंड लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और उसका नुकसान होता है कांग्रेस को? देखिए, कोई नुकसान नहीं। मैंने जैसे कहा, जमीनी स्तर पे कांग्रेस एक है, और तो चुनाव की जमीन वाले नहीं है। चुनाव, अब इस बात का कुछ भी आप अर्थ निकालें, नहीं, मैं तो पूछ ले रहा हूं, जमीनी स्तर पे कांग्रेस एक है और चुनाव की पूरी तरह से तैयारी में है। और बाकी दूसरे दलों के बारे में भी आप थोड़ा सा चिंतन करें, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी चिंतन सब पे करेंगे सर। गाड़ी जब चलती है तो एक प्लेटफॉर्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, सर पर चुनाव है। आपका एक स्लोगन है हरियाणा नंबर 1। ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि नंबर 1 कहां पर है, सिर्फ आंकड़ों में है या आंकड़ों का खेल है, जमीन पे दिखता नहीं है। अगर आप यमुनानगर तरफ चले जाएं तो सड़कों की हालत बहुत बदतर है। आप जींद के तरफ चले जाएं, सड़कों की हालत, अंदर चले जाएं तो सड़कों की हालत बहुत खराब है। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। फिर किस हिसाब से हरियाणा नंबर 1? ये आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट लगातार इसको लेकर के आप पे हमला करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि आज हम ये नहीं कहना चाहते, और कोई सरकार कह भी नहीं सकती कि सारे काम हो गए होंगे, कोई सड़क खराब नहीं होगी, कहीं कोई कमी नहीं होगी, कसर नहीं होगी। कोई सरकार नहीं कह सकती, क्योंकि अगर जिस दिन कोई सरकार ये कह देगी, फिर चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। काम निरंतर, यही मैं समझता हूं किसी भी प्रजातंत्र में किसी भी सरकार का कर्तव्य है, काम करे। और मगर ये बात भी सच है, अगर किसी भी विकास की परिभाषा आप किसी भी मापदंड से नापें, अभी मोदी जी गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे चुनाव में, और चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा कि देखो, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 34,000 और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 72,000 है। उत्तर प्रदेश से दुगनी है, आज गुजरात दुगनी पे कैसे पहुंचा? बात सही है। उत्तर प्रदेश की 34,000 है, गुजरात की 72,000 है, मगर हरियाणा की 1,44,000 है। आज कोई भी मैं बीजेपी वालों को चुनौती देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों को खुले तौर पे मैं चुनौती देता हूं। जो भी आंकड़े, जिन भी आंकड़ों से मोदी जी ने कहा था कि गुजरात विकास के मामले में आगे है देश में, उन्हीं आंकड़ों से हरियाणा को भी वो तोल के देखें, विकास दर के हिसाब से तोल के देखें, प्रति व्यक्ति निवेश के हिसाब से तोल के देखें। जो सोशल सेक्टर है उसके अंदर किस के लिए क्या हो रहा है, चाहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन की बात है, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात है, खिलाड़ियों के सम्मान की बात है। क्या कारण है? खेल नीति आई, कल बजट के अंदर खेल नीति पेश की, और उसमें स्पैट, जो हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको पूरे देश में लागू करने की बात आई। क्या कारण है कि आज कॉमनवेल्थ के अंदर हमारी जो टीम जा रही है देश की, उस टीम के आधे नौजवान हरियाणा के हैं। एक तरफ तो मैं आपको विकास के एक और मैं जो बात बताना चाहता हूं, एक तरफ हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहां पे नौजवान पीढ़ी किस दिशा में गई है। हरियाणा में भी वो परिस्थिति थी आज से 10 साल पहले। पंजाब में आप देखो, नौजवान पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। सब एक चर्चा चलती है कि नशे की तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है गुंडागर्दी की तरफ जा रही है। हरियाणा में भी ये चर्चा चल रही थी 10 वर्ष पहले कि गुंडागर्दी की तरफ आकर्षित हो रही है। आज चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, आईएएस का इम्तिहान आता है, आईआईटी का इम्तिहान आता है, हरियाणा वाले सबसे ऊपर आते हैं। आईएमए के अंदर जब पासिंग आउट परेड होती है तो 50%, कभी 20%, कभी 30% जो मेडल विनर्स हैं वो हरियाणा से आते हैं। खिलाड़ियों की, खेलों की बात आती है, किसी भी खेल के अंदर, हॉकी के अंदर आज 14 की टीम हरियाणा अपना देश की गई है। 14 की टीम में से 7 खिलाड़ी हरियाणा की टीम के, और वो भी मैं बताऊं आपको, 14 के 14 हरियाणा के हो सकते थे, 14 के 14 हरियाणा के हो सकते थे, मगर क्योंकि बाकी जगह से भी लोग एडजस्ट करने हैं, तो एक अच्छी दिशा में हमारी नौजवान पीढ़ी गई है। एक अच्छी नींव विकास की रखी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर
चाहे वो सड़कों की बात हो, रेल की बात हो, मेट्रो की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर एक नींव इंफ्रास्ट्रक्चर की रखी गई है ताकि अच्छा भविष्य अगली नौजवान पीढ़ी के लिए हमारा बन सके, शिक्षा और खेल में अच्छी दिशा में उनको लेके जा सके। तो मैं समझता हूं आज हरियाणा अच्छी दिशा में गया है। बहुत काम करना भी बाकी हो सकता है। मैं नहीं कहना चाहता कि आपने जैसे कहा कि कोई कहता है कि ये सड़क ठीक नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को, बहुत सी सड़कें खराब हो सकती हैं, बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, और इसीलिए बहुत सा काम अभी करना बाकी है और वो हमेशा रहेगा। मगर जिस दिशा में हरियाणा गया है 10 साल में, पूरे हरियाणा में रोहतक के आसपास जैसी सड़कें वैसी बन जाएंगी ना, चमचमाते हुए। इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका, तो मैं दोबारा से उस सवाल का जवाब आपको क्यों दूं। मगर सच ये है कि आज हमारा प्रदेश आगे गया है। हम उतनी अच्छी तरह से शायद बता नहीं पाए। अगर पार्टी पूरी एकजुट होकर उन बातों को बताए तो बहुत से उदाहरण हैं जो उनको हम बताएं तो मैं समझता हूं कि और भी मजबूती से हम इस चुनाव में जाएंगे। आपकी बात सही है, वो मैं आपकी बात मानता हूं कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग जिस प्रकार से जो बातें करते हैं, हो सकता है कि हम उतनी अच्छी तरह अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, मगर फिर भी जमीन पे कांग्रेस एक है। और आप देखना, चुनाव के अंदर, ये लोकसभा का चुनाव था, एक हवा देश में चली थी, वो हवा निकली है, और अब विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पे होने जा रहा है। जिस पार्टी की हवा चली थी, अब आप उस पार्टी की हवा निकलते देखना। उस पार्टी, आप अभी तक बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आ रहा हूं तो मैं पता है कि आप उसके लिए मतलब उत्साहित बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तो आपके हर सवाल के लिए उत्साहित हूं। आपको शायद ये नहीं पता कि आप जो है सुबह तक भी अगर प्रश्न पूछेंगे तो मैं संयम से आपका जवाब दूंगा। मैं एक घंटे ही पूछूंगा, 1 घंटा ज्यादा नहीं पूछूंगा। एक आरोप और लगता है, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा उठा था, विधानसभा चुनाव जैसे ही आएगा नजदीक, ये जितने आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं इस पे जम करके शोर मचाएंगे। वो मसला है सीएलयू का। कई सारी सीडीज की बात होती है, वाड्रा केस की बात होती है, खेमका केस की बात होती है, कैसे डिफेंड करेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इस बात का भी जवाब मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, मैं वो जवाब दोहराना चाहता हूं। जहां तक प्राइवेट, कई बार बात आती है कि भाई प्राइवेट लोगों को जमीन का आवंटन किया गया, इस प्रकार की बात आती है। अगर हरियाणा में कहीं भी एक्वायर करके जमीन किसी प्राइवेट को दी गई हो, कहीं भी, तो कोई भी विरोधी वहां उस जमीन पे जाके खड़ा हो जाए कि ये जमीन दी गई है, और उस बात पे हम चर्चा करने के लिए तैयार। मगर, और खुले तौर पे कहना चाहते हैं, मगर केवल कहना, क्योंकि कहना आसान है। जहां तक लैंड यूज के चेंज की बात है, हां, लैंड यूज का चेंज किसी भी प्रदेश में, हरियाणा की बात नहीं, किसी भी प्रदेश में जो विकास की तरफ जाएगा वहां पे लैंड यूज का बदलाव तो होगा। क्योंकि वहां पे चाहे वो कोई फैक्ट्री लगे, चाहे वो कोई रेजिडेंशियल की डेवलपमेंट हो, रेजिडेंशियल, तो लैंड यूज का बदलाव तो होगा, कहीं भी अगर विकास होगा। मगर सीढ़ियां बन गई, कई सारी सीढ़ियां बन गई, जो आपके अब सही है गलत है वो तो चलिए, वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कई सारी सीढ़ियां बन गई, उसकी चर्चा बहुत जोर शोर से लोकायुक्त के यहाँ, इसके यहाँ, होने उसके यहाँ दीजिए, पड़ी है। होने दीजिए वो चर्चा। उसमें से अगर कहीं उसका निष्कर्ष ये निकलता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, मैं कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, हमारी पार्टी का हो, किसी भी पद पे हो, अगर निष्कर्ष ये निकलता है कि वो दोषी पाया जाए, तो मैं उसका बचाव यहां नहीं करूंगा, मैं स्पष्ट रूप से। मगर जो बात आपकी, जो लोग कहते हैं कि आवंटन किया, उसके बारे में मैं फिर दोहराता हूं, और खुली चुनौती के साथ दोहराता हूं। अगर हरियाणा में कोई ये कहता है किसी की एक्वायर करके जमीन का आवंटन किसी प्राइवेट बिल्डर को हरियाणा में किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति वहां जाके खड़ा हो जाए कि इसको एक्वायर करके और किसी को जमीन दी गई है, वहां जाके खड़ा होकर आपसे सवाल पूछ ले। मैं इस बात, मुख्यमंत्री जी ने जो बात की, एक अधिकारी है खेमका, उनको लेकर के भी बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हरियाणा गवर्नमेंट कटघरे में, ये भी तमाम चीजें होती रहती हैं। आए दिन आप देखते रहे होंगे, अखबारों में, टेलीविजन पे पढ़ते रहे होंगे। ये क्या है? मैं सांसद हूं, क्या आप जो सारे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई चलिए, वो आपका अधिकार है, आपका अधिकार हो सकता है। मगर मैंने यही आपसे, उससे शुरुआत में भी मैंने एक बात की गई थी कि अब
सारे ही प्रश्न आप एक तरीके के पूछ रहे हैं। चलिए, आपका अधिकार है, मैं आपको भी स्वागत करता हूं। ब्रेक के पहले कड़वे सवाल है, ब्रेक के बाद वाले आपके मन मुताबिक कोई बात नहीं, आप कड़वे ही जारी रखिए, हम कड़वों का ही मीठा जवाब दे देंगे आपको। जितना आप कहोगे हमें खुशी है। मगर कोई बात मेरे मन में आती है तो मैं वो भी बात आप बता देता हूँ, मीठा ही बता देता हूँ। मैं कोई उसमें आपको टोक नहीं रहा, मगर आपने जो है, मगर जो खेमका जी की प्रश्न, जहाँ तक खेमका जी का प्रश्न है, उत्तर स्पष्ट है। जो प्रक्रिया उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो निष्कर्ष पे पहुंच रही है और पहुंच के सारी बातें, और वैसे भी सारी बातें सामने है, उसमें उस केस में कुछ है नहीं। दीपेंद्र जी, ये बीजेपी वाले लोग आजकल बहुत उत्साहित हैं। वहां पे चर्चा ये हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मतलब उनके अपने कैलकुलेशन में तो 65, 70, 75, थोड़ा उदारवादी हो जाए तो 90 तक भी पहुंचा दे। वहां पे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय कर लें। और 2-3 चीजें कहते हैं कि मोदी का जो बुलडोजर अभी दिल्ली में रुका है, वो विधानसभा चुनाव आने दीजिए, अमित शाह तो अब प्रेसिडेंट भी हो गए हैं, वो हरियाणा आएगा और जितने किले हैं वो सब के सब ध्वस्त हो जाएंगे। बहुत से लोग मुख्यमंत्री के ख्वाब सजाने लगे हैं। 1 दर्जन है, 1 दर्जन। 1 दर्जन, मगर 1 दर्जन से आप उनसे पूछो। ऐसे आपके यहाँ भी 2 दर्जन है, लेकिन उनके यहाँ 1 दर्जन है। चलो, आप 1 दर्जन हो जी, जितने भी हो, आप उनसे पूछो। आप उनसे हर एक से अलग अलग पूछना कि भाई तू कहां से विधायक बन के आएंगे, तो आप सबसे पूछ लेना। विधायक अभी उनका बनने की किसी की गारंटी नहीं है, मगर मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। विधायक के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में कम हैं, मगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ज्यादा हैं। वो और जिन लोगों ने कभी मेहनत नहीं करी, फील्ड में नहीं गए, कभी दिन रात मेहनत लोगों के बीच में कैसे करी जाती है, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, अपने कमरों में, एसी कमरों में बैठे हुए थे। 15 दिन पहले जब मोदी जी की हवा चली तो सुना है वो लोग भी निकल गए हैं बाहर कि हम भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोग ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनाते। लोगों को पता है किसने मेहनत करी है। आगे आने वाले समय में किस तरीके से प्रदेश के विकास को और तेजी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, वो विचार लोगों के सामने रख रहे हैं। और वो ये विचार रख रहे हैं कि आज तक तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मगर अब हवा चली तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे को बनाओ। इसी कटघरे में लोग ये मानेंगे, मुझे लगता नहीं। इसी कटघरे में अनिल विज थे। हमने कहा कि आप लोग 4 हैं अभी विधानसभा में, और सरकार बनाने के लिए कम से कम 46-47 तो चाहिए। हमने कहा कि कहां से लोग आएंगे। अनिल विज ने मुस्कुराते हुए, आपको पता है दाढ़ी भी बहुत खूबसूरत है उनकी, कहा आप चिंता मत कीजिए, लिस्ट बन गई है। हमने कहा लिस्ट कैसी? बोले वो जी सब लिस्ट जिताऊ कैंडिडेट है। हमने कहा इंपोर्ट करेंगे। बोला जी वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया लोकसभा में, सीपीएस को लड़ा दिया चुनाव भिवानी से। आप चिंता मत कीजिए, सरकार तो हम ही बनाएंगे। कहते हैं एक पूरी लिस्ट तैयार है कांग्रेस की, आईएनएलडी की, और रातों रात इधर आए, टिकट दिया, जीतेंगे और आप बाहर। हमने भी तैयारी कर ली है। किसको लेके आएंगे? हम भी ऐसे लोगों की टिकट काटने वाले हैं जो बीजेपी में जाएंगे, टिकट लेंगे और जमाना जब्त करवाएंगे। नहीं, मैं तो चिंतित हो गया। कहीं आपने कहा कि हमने भी तैयारी कर ली है। हमने तैयारी कर ली है। ऐसा लगा कि लोग रामविलास शर्मा, अनिल विज, कैप्टन और इनको कांग्रेस में दुख होता है, जाएंगे। मगर क्या करें, हम भी ऐसे की टिकट काटेंगे इस बार। ऐसे की टिकट काटेंगे जो बीजेपी में जाएंगे, और वो दोबारा से आपको उनके लिए चुनाव प्रचार में जाना पड़ेगा। आपके दुख का तो हमें एहसास है, मगर इस चुनाव में मैं उनसे माफी मांगता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एडवांस में मैं माफी मांग लेता हूं उनसे कि उनको इस बात की तैयारी करनी। जिस पार्टी का नेतृत्व ये बात कह रहा है वो प्रदेश में कि हम तैयारी कर रहे हैं, दल बदलों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। ऐसी पार्टी को अगर लोग इस प्रदेश का भविष्य ऐसी पार्टी के हाथ में देना चाहेंगे तो मैं समझता हूं आपकी बात सही नहीं हो सकती। वो तो इंपोर्ट करते हैं, आप तो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कितनों को एक्सपोर्ट करेंगे उधर? देखिए, वो मैंने जैसे कहा कि हमने भी तैयारी करी, वो भी तैयारी में है तो हम भी तैयारी में है। ये मतलब ये विधानसभा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चलेगा? देखिए, ये शुरुआत इसकी भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, इसका अंत हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट भी करेंगे? सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट भी करेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हम देसी माल को इंपोर्ट करेंगे और चाइनीज माल को एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब
कांग्रेस में कितने सिटिंग चाइनीज मतलब चाइनीज माल कांग्रेस में सिटिंग वाले जितने हैं, कितने हैं ऐसे बैठे हुए चाइनीज? देखिए ये अब कितने हैं क्या है, मतलब 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2 दर्जन? देखिए मैं ये मानता हूं कि आप बहुत चतुर हैं। आप अच्छा है सर, कम से कम आपने मुझे समझा, वरना सब लोग मुझे आप अपनी बुद्धिमत्ता का बारी बारी परिचय दे रहे इस इंटरव्यू में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चतुर भी हो, बुद्धिमत्ता, विलक्षण बुद्धिमत्ता भी आप में दिखाई दे रही है। मगर एक समय ऐसा भी था कि हम भी इतने भोले थे कि हम आप जैसों की वजह से उलझ जाते थे, मगर अब नहीं उलझेंगे। ये मैं इतनी समझदार हम भी जरूर हो गए। बीजेपी वाले कहते हैं ये जो बजट आया ना इस बार, चाहे वो रेल बजट हो या फिर आम बजट हो, कह रहे हैं इतना खूबसूरत और इतना डायनेमिक बजट है जो कांग्रेस 10 साल से कुछ नहीं कर पाई। सलाह मशवरा आप देना शुरू कर दिया, कह रहे हैं इसका रिजल्ट देखिएगा, हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। नारा हुआ कि बहुत होगी महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का पहला काम लगेगी महंगाई पे लगाम। भारतीय जनता पार्टी का पहला काम लगेगी महंगाई पे लगाम। आते ही भारतीय जनता पार्टी के पहले काम की छुट्टी, अब लोगों को पहलाएंगे महंगाई की घुट्टी। रेल का किराया 10 साल में जितना नहीं बढ़ाया, 10 साल में 10 बजट पेश हुए थे इस देश में। क्यों कांग्रेस ने 10 साल में नहीं बढ़ाया? क्योंकि कुछ सोचा होगा लोगों के प्रति, संवेदनशीलता कुछ रही होगी। उससे ज्यादा किराया एक ही बार में बढ़ गया, चलिए ठीक है। तेल बढ़ गया, चलिए ठीक है। आलू, प्याज, दूध, दही, चीनी सब कुछ महंगी हो गई, चलिए ठीक है। शुरुआत है, हम मौका देने के लिए तैयार है, समय देना चाहते हैं। मगर जो बजट आया, अभी बजट की आपने बात की, बजट में भी मैं समझता हूं जितना महत्व महंगाई के पे नियंत्रण करने के लिए इस बजट में होना चाहिए था, जितना महत्व किसान के ऊपर होना चाहिए, ग्रामीण आंचल के होना चाहिए। क्या कारण है कि ग्रामीण आंचल की जितनी भी स्कीम थी उनमें कटौती हो गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 21,000 करोड़ से घट के 14 करोड़ हो गई, 14,000 करोड़ हो गई, 21,000 करोड़ से घट के। किसान के लिए यूरिया को डीकंट्रोल करने की बात हुई कि भाई डीजल की तरह यूरिया पे भी डीकंट्रोल होगा, यूरिया का भाव बढ़ने के। क्यों यूरिया का भाव हमने पूरा सब्सिडी देके नियंत्रण में रखा, और अब क्यों यूरिया को डीकंट्रोल करने की बात चल रही है? तो जो संकेत हैं, कुछ संकेत ठीक नहीं है। हां, जहां भी कमी दिखाई देती कि भाई हमने कहा महंगाई, उन्होंने कहा कि भाई पीछे तुम्हारी गलती है। हमने कहा बजट में कुछ खास नहीं कर पाए, क्या कि खजाना खाली छोड़ के गए थे, तुम्हारी गलती है। हमने कहा रेल का किराया बढ़ा, उन्होंने कहा तुम्हारी गलती है, तुम बढ़ा के गए, तुमने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। हर चीज में वो जहां भी कमी आती है, जहां भी कोई दोष दिखाई देता है, तो कमी कहीं दिखी तो हमारे पे दोष मढ़ने का काम करते हैं। ये भी दोहरी नीति हुई। अगर कमियां हमारी हैं तो कुछ ना कुछ हमने ठीक भी तो किया होगा। जब वैष्णो देवी के भक्तों के लिए जम्मू से कटरा ट्रेन जो 9 साल में बनके तैयार हुई, पिछले 9 साल में, उस पे झंडी दिखा के वाहवाही लूटने की बात आई, तब तो आप पहुंच गए। आईएनएस विक्रमादित्य पे जो जहाज है हमारा, वहां पे नेवी के हमारे जवानों के बीच में, वहां उसको जब लॉन्च करने की बात आई, जो पिछले 5 साल में बनके तैयार हुआ, वहां वाहवाही लूटने आप पहुंच गए। जब सैटेलाइट लॉन्च करने की बारी आई, पीएसएलवी, तब वाहवाही लूटने लोग पहुंच गए कि भाई सैटेलाइट लॉन्च, हम पड़ोसी मुल्कों की भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। वो तो पिछले 10 साल में तैयार हुआ वो सिस्टम लॉन्च करने का। तो अच्छी बातें हम लें, हम तो खाएंगे हलवा मीठा और लोगों को लगाएंगे महंगाई का टीका, ये बात नहीं चलेगी। मैं कहना चाहता हूं। आईएनएलडी पे जरा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो पिता पुत्र जेल में हैं वो कांग्रेस की मेहरबानी है, ये उनका षड्यंत्र है। कई बार आपने सुना होगा। वो कहते रहे कि उनको जेल से बाहर इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है कि कांग्रेस उनसे डरती है। इस बार मोदी जी के नाम पे लोगों को गुमराह करके जब बादल जी की रैली हुई हिसार में और कहा असली गठबंधन यही है, तो इस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि यहां कैसे पहुंच गए कि देवीलाल जी के नाम को हटा के मोदी जी का नाम लगा के चुनाव लड़ने पे मजबूर हुए।
ये सोचना चाहिए, सोचने की बात है। इस चुनाव में कांग्रेस की हवा चल रही थी कि नहीं चल रही थी? अरे हम डट के छाती ठोक के कांग्रेस के नाम पर, अपने नाम पे तो लड़े हैं। किसी के चोर दरवाजे से जीतने की तो हमने प्रयास नहीं किया। लोगों ने हमारा साथ दिया तो हमारे नाम पे दिया है, और आगे भी लोग देंगे तो हमारे नाम पे देंगे, और नहीं दे तो हमारे नाम पे हमारा साथ नहीं दे। वो उतना तो विश्वास होना चाहिए। ये पार्टी इस लेवल पे पहुंच गई। 2 सीटें जीतने के बाद आईएनएलडी में आजकल बहुत उत्साह है। कहते हैं कि मोदी लहर में भी बीजेपी को जाट वोट नहीं मिला। 44 सीटें ऐसी हैं दीपेंद्र जी जहां पर जाट बाहुल्य इलाके हैं। 14 ऐसी सीटें हैं, 14 ऐसे हलके हैं जहां पर जाट डिसाइडिंग फैक्टर है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 58 हो जाती है। आईएनएलडी में उत्साह आजकल कुछ ऐसा है कि बीजेपी को मोदी लहर में भी जाट का वोट नहीं मिला। कांग्रेस का तो सफाया है, इस बार सारे जाट वोट पे कह रहे हैं इस बार आईएनएलडी। ये वही लोग हैं जो चुनाव में कह रहे थे कि सबसे पहले इनके भाव बदले। पिछले अगर चुनाव में आप 1-2 महीने, क्योंकि पहली बार चुनाव में मैंने टीवी पे और सबके बयान लेटे और क्या करते भाई, लेटे हुए थे तो सबके बयान देखे। पहले इनका बयान आया कि सबसे पहले अगर बीजेपी को कोई समर्थन देगा तो वो आईएनएलडी समर्थन देगा। इस बार मोदी सरकार और हिसार और सिरसा के अंदर आप हमें साथ दो। पहले इन्होंने ये कहा, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। अनकंडीशनल कई दिनों तक चला, हाथ जोड़ लिए बीजेपी वालों ने, अनकंडीशनल मत कहो। आप ज्यादा कह रहे हो अनकंडीशनल, हम मोदी जी की रैली कैंसिल करा देते हैं। मोदी जी की रैली कैंसिल हो गई। मोदी जी को आना था फतेहाबाद, कुलदीप बिश्नोई जी बेचारे बीच में मारे गए, तो मोदी जी की रैली उन्होंने कैंसिल करा दी। तो जब कैंसिल करा दी तो कहने लगे कि भाई समर्थन तो अभी भी देंगे, मगर वो आके लेंगे, वो आके हमारे पास आएंगे और समर्थन लेके जाएंगे। कहा कि भाई कोई हाथ जोड़ेंगे बीजेपी वाले, ये करेंगे, हमसे समर्थन लेंगे, मगर हमारे बिना मोदी सरकार नहीं बनेगी। जब तक हमारा समर्थन नहीं होगा मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे भाई, कुछ लोगों को उन्होंने इस लाइन पे वो लेके गए, चंद बहुत छोटे से थोड़े से मार्जिन से वो वहां से जीत भी गए। हालांकि 9 में से 6 हलकों में हारे, मगर वो जीत भी गए। मगर चलिए, उसके बाद क्या हुआ, आते ही यहां पे पहली बार मैंने दिल्ली के अंदर ऐसा नजारा देखा। मैं भी तीसरी लोकसभा में मैं पहुंचा हूं, मैंने ऐसा नजारा नहीं देखा। वो समर्थन का पत्र लेके पीछे पीछे भाग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले आगे आगे भाग रहे थे। कौन तेज भागेगा? समर्थन ले लो, हमारा समर्थन ले लो। नहीं लेंगे, आपका समर्थन नहीं लेंगे। जब मैंने भागते हुए देखा तो मेरे को उन दिनों की याद आ गई जब अन्ना हजारे जी बैठे थे। अन्ना हजारे जी यहां बैठे थे, आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के गठन से पहले सारे लोग अपने लीडर जा रहे थे, देश के बहुत से लोग की समर्थन, ये भी पहुंचे थे, इनेलो वाले भी पहुंचे थे, इनेलो वाले भी अपनी पगड़ी पहन के इनेलो वाले भी वहां पहुंचे थे, और पहुंच के समर्थन हम लेने आए हैं। उन्होंने भी हाथ जोड़ी कि भाई ईमानदारी की इस पंचायत में हम आप ही के लिए बैठे हैं, आपका समर्थन नहीं ले सकते। तो ये पार्टी कैसी पार्टी है? अन्ना हजारे जी के पीछे भागते, अन्ना हजारे जी आगे भागने लग जाते हैं, समर्थन नहीं लेंगे, हम अपना आंदोलन छोड़ देंगे, तुम्हारा समर्थन नहीं लेंगे। बीजेपी के क्या, समर्थन ले लो, समर्थन पत्र नहीं लेंगे, समर्थन। और उसके बाद फिर बाहर जाके प्रेस में क्या जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने लोगों से इस बात के लिए वोट ले रखी थी कि हम समर्थन देंगे। लोगों ने कहा कि अगर तुम समर्थन नहीं दे के आए तो तुम्हारा बक्कल हम बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति भवन के बाहर जाके, राष्ट्रपति भवन के ओटड़े पे से समर्थन इन्होंने अंदर भगाया, और राष्ट्रपति भवन के चपड़ासी को इन्होंने समर्थन का पत्र दे दिया, और बाहर आके कह दिया हम समर्थन पत्र दे आए हैं। अगले दिन राष्ट्रपति जी ने जब शपथ होनी थी, उससे एक दिन पहले आपको याद होगा, ये कहा राष्ट्रपति घर के बाहर से इनका प्रेस का वो स्टेटमेंट आया जब इन्होंने कि हम समर्थन दे आए हैं। अगले दिन जब राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई ये पार्टी इसका 1 एमपी का भी समर्थन है, इसका 2 पार्टी एमपी का भी समर्थन है, आधे एमपी का भी समर्थन है, राष्ट्रपति जी ने वहां पे 30-40 दलों के नाम गिनवा दिए कि इनका समर्थन मिला, इनका नाम उस लिस्ट में भी नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात वो भी कटवा दिया कि गलती से कहीं जो है लिस्ट में। तो इनको, इस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। एक सवाल ये कि चुनाव से ठीक पहले जाट आरक्षण कांग्रेस ने इंप्लीमेंट कर दिया,
अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वो स्टेटस दे दिया, विधानसभा से पास हो गया। मक्कड़ साहब से मेरी बात हो रही थी क्रॉस फायर में। मक्कड़ साहब कह रहे थे कि ये हरियाणा के सिखों का सम्मान नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध पॉलिटिक्स है। वो ये भी कह रहे थे, मैंने उनसे कई सवाल किए। हमने कहा कि एसजीपीसी वो काम जो पंजाब में करती है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वो हरियाणा में क्यों नहीं करती है? उन्होंने कहा हरियाणा में हम करने को तैयार है, हुड्डा साहब से पूछिए कि हमें सीएलयू देंगे नहीं देंगे। कई सारे हॉस्पिटल बनने हैं, उसके लिए सीएलयू नहीं दे रहे। फरीदाबाद के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है स्कूल के लिए, उसके लिए सीएलयू नहीं दे रहे। ये मक्कड़ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है। इस बात ये सच हो ही नहीं सकता, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी को जानता हूं। अगर कोई भी भलाई का कोई काम लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ना कभी नहीं करते। तो ये उनका ये इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता है कि इस प्रकार की कोई जो आप बात कह रहे हैं, जो उसमें कोई वो हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम किसी के खिलाफ भी नहीं है। जो मक्कड़ साहब ने जो बात रखी, जो बादल साहब ने बात रखी, हम खिलाफ नहीं। हम केवल अगर जो हमारे सिख भाई हैं वो अगर कुछ चाहते हैं तो वो भी इस प्रदेश का हिस्सा है, वो जो कुछ चाहते हैं तो हम उनकी जो भावना है, उनकी भावना के साथ है, हम किसी के खिलाफ नहीं। ये कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस में आ सकते हैं, कोई संभावना है? सुना है उधर गठबंधन कुछ ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई, मैं इसलिए कि आपके ताऊ जी हैं ना चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो कह रहे थे कि अगर हुड्डा साहब को अलग कर दिया जाए तो कुलदीप बिश्नोई को मैं लेकर के आ जाऊंगा। देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ ताकतें इस हरियाणा के अंदर, जिनका बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी से जिन ताकतों से छुटकारा मिला है और कुछ से छुटकारा चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। विनोद शर्मा, गोपाल कांडा, ये दो लोग, नई पार्टी आ गई है और घूम घूम करके कहीं काला झंडा, कहीं हरा झंडा, कहीं नीला, कहीं पीला, मल्टी कलर्ड है, दिखा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा ये है कि ये कांग्रेस के लोग थे, और कैप्टन अजय यादव का मैं इंटरव्यू कर रहा था इसी कटघरे में, कह रहे थे कि जो लोग मलाई खा रहे थे अब वो अपनी पार्टी बना करके कांग्रेस के विरोध में ही काम कर रहे हैं। कितना नुकसान होगा कांग्रेस को? मैं समझता हूं जिन दलों की आपने बात की, इन दलों का कोई ना तो राजनीतिक भविष्य है, ना धरातल पे कभी इनका कोई, जो मैं समझता हूं, कोई समीकरण है। हां, कई बार राजनीति में कुछ बातें ऐसी घटती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को सीखने का बहुत मौका मिलता है। मैं समझता हूं जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सीख लिया होगा अब तक। तो आपने कहा कि अब मैं मैच्योर भी हो गया हूं। मैं वही कहा कि भाई जो है, हर बात से आदमी सीख ले, मतलब यही अच्छा होता है। अब कोई विनोद शर्मा, गोपाल कांडा तो नहीं है ना कांग्रेस में, या हुड्डा साहब मुख्यमंत्री के आसपास? देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति में जो हो और जीवन में भी जो हो वो अच्छे के लिए होता है। चलिए, आप विप हैं, एक बड़ी जवाबदेही आपके पास। ये विप वाला ही काम करते रहेंगे या चंडीगढ़ की तरफ भी चलेंगे? समझ आप तो मैच्योर हो गए ना, आपने कहा कि मैं मैच्योर हो गया हूं, अब पत्रकारों के झांसे में नहीं आता हूं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं ना? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, ये लोग समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने मेरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और पार्टी हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मतलब चौथी बार या पांचवी बार? आपके तीसरी बार के बाद चौथी बार आता है, चौथी बार के बाद पांचवी बार, पांचवी बार के बाद छठी बार। कौन से वाले में देख लेंगे? अच्छा, चौथी वाले में। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रश्न है, ये आज मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का कि लोकसभा में मुझे
सचेतक के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और लोकसभा में हमारी संख्या कम हो सकती है, मगर हमारे हौसले कम नहीं है। ये मैं विश्वास आपके माध्यम से पार्टी को दिलाना चाहता हूं। हौसले, हमारी संख्या कम हो सकती है, मगर हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। मुझे ये जिम्मेदारी लोकसभा में पार्टी ने दी है और अगले 5 वर्ष के अंदर मैं समझता हूं उस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरीके से निभाऊंगा। हरियाणा में लोग कहते हैं कि आपके हौसले बहुत बुलंद हैं और बुलंदी इतनी कि वो जो बुलंदी का लेवल है वो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी को टच करता है। ये आप हरियाणा में मैं समझता हूं कि लोग मेरे को जानते हैं, शशि रंजन जी, कभी मेरा स्वभाव भी लोग जानते हैं। मैं इस प्रकार की जो आपने जो प्रश्न जो पूछा है वो प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं, मतलब तीसरी बार के लिए नहीं है, चौथी, पांचवी, छठी। देखिए, मैं भविष्य के गर्भ में क्या सवाल छुपे हैं उसकी बात मैं नहीं कर सकता। मैं कैप्टन अजय यादव से इसी कटघरे में पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री बोले, हमने कहा कि वो मुख्यमंत्री कांटों भरा ताज है, पार्टी हाईकमान कहे नहीं कैप्टन साहब ये कांटों भरा ताज आप पहन लीजिए, चलाइए प्रदेश को। उन्होंने कहा कि मैं कोई साधु संत बनने थोड़ी आया हूं यहाँ। चलिए, उन्होंने कहा है, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जहां तक उन्होंने चलो कहा है कि साधु संत, मगर मेरा राजनीति में होने का केवल एक ही अर्थ है। मेरे मन के अंदर जो संकल्प है, देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने का संकल्प। आप बड़ी वाली कुर्सी पे वो मेरे ज्यादा काम कर पाएंगे। देखिए, जैसे सांसद के तौर पे इतना काम कर रहे हैं आप, मुख्यमंत्री बनेंगे तो और ज्यादा करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो और ज्यादा करेंगे। तो ये शशि जी, देखिए, मैंने जैसे कहा कि इन चीजों का मैं वाकई आपको सच्ची बता रहा हूं। मैं कप्तान साहब की आपने एक बात रखी है, वो बात सही है, मगर मैं अपनी बात सच्ची बता रहा हूं आपको। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने की मन में एक संकल्प लेके मैं चला हुआ हूं। तो उसमें कोई मुझे जो आप जिस तरह के मेरे जवाब चाहते हैं, वो जवाब आप मेरे को अगर उल्टा करके भी लटका दोगे तो मैं वो जवाब आपको नहीं दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उल्टा करके क्यों लटकाएंगे? ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस में जितने लोग हैं, कई लोग हैं, जितने लोग नहीं, सॉरी, बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि अगले बार चुनाव में सत्ता बदल जाएगी, अगर कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री कोई और होंगे। क्या अगली बार यानी इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे? जो लोग पार्टी के अंदर या बाहर इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं वो घबराते हैं। वो मुख्यमंत्री जी की सच्चाई से घबराते हैं। उनके मुख्यमंत्री जी का मैं समझता हूं जो लोगों के अंदर एक बात मुख्यमंत्री जी के प्रति जो तीसरी बार बनने जा रही है, उनको उस बात का एहसास है कि लोग जब सारी बातें देख के समझ के फैसला करेंगे तो वो हुड्डा साहब के पक्ष में फैसला करेंगे। इस बात से उनको रात को नींद नहीं आ रही। उन लोगों को इस बात से उनको डर लगता है और तभी वो बात करते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई ये बातें कह के शायद कुछ कांग्रेस की हवा कम कर सकें। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की हवा अब कम नहीं होगी। भगवान के, बल्कि जो करना चाहते हैं उनकी हवा कम हो जाएगी। उनकी तो हवा निकली हुई है। जो ये कह रहे हैं, अगर उनकी कुछ हवा होती तो आज जो है दूसरी परिस्थितियां होती। जो ये लोग ये कह रहे हैं उनकी तो प्रोग्राम देख रहे होंगे, कुमारी शैलजा भी देख रही होंगी। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा था। नहीं, मैं उनके बारे में मैं ये कह रहा हूं जो इस प्रकार की बात पार्टी ने फैसला कर लिया जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, उसके बाद भी जो इस तरह की बात कह रहे हैं तो या तो वो पार्टी के विरोधी है या उनकी हवा निकल चुकी है। मैं आपसे यही मेरा स्पष्ट जवाब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपेंद्र हुड्डा शपथ लेता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा।